जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है माँ बाप पर जुल्म करने का तमाचा। आज तो राधिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूरे 5 वर्षों के बाद राधिका अपने देश भारत लौट रही थी और अपनों से मिलने की खुशी अंदर ही अंदर उसे उत्साहित कर रही थी। खुशी इतनी थी कि रात भर घड़ी को देख देख कर सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं दी क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए वह अमेरिका आई थी, लेकिन इन 5 वर्षों में अपनी पढ़ाई में ऐसी उलझ गई कि अपने देश वापस लौट कर ही न आ सकी। एयरपोर्ट से उतरकर राधिका सोचने लगी कि पिछली बार जब उसके भैया भाभी से उसकी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि पुष्पा मौसी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए कुछ दिनों के लिए माँ बाबूजी गांव में उनके पास रहने के लिए गए हैं। राधिका जल्द से जल्द अपने माँ बाबूजी से मिलना चाहती थी, इसीलिए एयरपोर्ट पर उतरकर वह अपने भैया भाभी से मिले बिना टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गई। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकलकर वो गांव की मिट्टी में भींगी भींगी खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। पुष्पा मौसी के घर जाते हुए वह गांव की हर गली हर नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देख रही थी। अपने भैया और माता पिता के साथ वहां बिताए गए अनमोल पलों को याद करती जा रही थी। जब राधिका पुष्पा मौसी के घर पहुंची तो उसे देखते ही पुष्पा मौसी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम मासी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ मासी। ऐसा कहते हुए राधिका इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। उसकी नज़रें अपने माता पिता को ढूंढ रही थीं। तभी पुष्पा मौसी बोली, क्या हुआ राधिका बेटा, किसे ढूंढ रही हो? फिर राधिका कहने लगी, मासी मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? राधिका की बात सुनकर पुष्पा मौसी हैरानी और परेशानी भरी नज़रों से राधिका की तरफ देख रही थी। यह क्या बात कर रही हो राधिका बेटा, मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर राधिका के चेहरे का रंग ही उड़ गया और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, लेकिन मासी माँ बाबूजी तो यहीं गांव में आपकी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ समय आपके पास रहने के लिए आए थे ना? नहीं राधिका बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। तेरे माँ बाबूजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं हैं। और किसने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी? अरे बहुत समय से तो मैंने तेरी माँ से फ़ोन पर भी बात नहीं की है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई। फिर बाहर निकलकर राधिका ने गांव के अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी है कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपने घर पर फ़ोन लगाकर भैया भाभी से पूछना चाहा, तो पाया उसके भैया भाभी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अपने भैया भाभी से बात नहीं कर पाई। थक हार के वह वापस टैक्सी में बैठकर अपने शहर की ओर निकल पड़ी। राधिका को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने, जो लगभग उसके पिता की उम्र का ही था, उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, तो राधिका ने उसे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुँचे तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को एक चाय की दुकान पर रोका और राधिका से बोला, बेटा एक एक कप चाय पीकर आगे चलते हैं, काफ़ी थकान महसूस हो रही है। वह चाय की दुकान पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, भगवान श्री राम के मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। जो लोग यहाँ नंगे पैर चलकर आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सब लोगों की बातें सुनकर राधिका उस मंदिर में नंगे पैर अपनी मन्नत मांगने के लिए चली गई। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उसने देखा कि मंदिर के आंगन में बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था और सभी भक्तजन वहाँ से प्रसाद लेकर खा रहे थे। वह भी भगवान का प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गई। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति जगह जगह से फटे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था।
शायद उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, इसीलिए सब लोग उसे देखकर अपनी नाक पर हाथ रखकर चल रहे थे। उसकी दाढ़ी, नाखून बड़े हुए थे और बड़ी मुश्किल से लाठी का सहारा लेकर चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु घुस नहीं पा रहा था। वह कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति बार बार कोशिश करता, परंतु भीड़ में टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर वहीं बैठ गया। राधिका को उस बूढ़े व्यक्ति पर तरस आया। वह दौड़कर उसके पास गई, उनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, अरे बाबा, आप परेशान मत हो। मुझे जो प्रसाद मिला है आप खा लीजिए, वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है। जैसे ही प्रसाद देने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सर उठाया, वैसे ही राधिका एकदम से चौंक गई। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने माता पिता की झलक दिखाई दी। वह प्रसाद देते अचानक रुक गई और उस व्यक्ति की ओर गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग थी कि वह फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पिता गोविंद प्रसाद जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंसी हुई थीं। शरीर कंकाल मात्र रह गया था। उनके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कितने महीनों से नहाए नहीं हैं। राधिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आंखों से टपटपाते आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। तभी रूंधे गले से वह बोली, बाबूजी, आप यहाँ इस हालत में? आपकी ये हालत कैसे हो गई? और आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए राधिका अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी गोविंद प्रसाद जी ने उसे झटकारते हुए कहा, अब क्या लेने आई है मेरे पास? या फिर यह देखने आई है कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए? तभी राधिका बोली, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी गोविंद प्रसाद जी उसे घृणा भरी नज़रों से देखते हुए बोले, अच्छा चलो, मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। अपने भैया भाभी को तो घर पर तू रोज़ाना फ़ोन करती ही होगी, तो क्या तूने हमारे बारे में अपने भैया भाभी से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने भैया भाभी से आपके बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप गांव में मासी के यहाँ तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मासी को देखने के लिए आप गांव जा रहे हैं, तो कुछ दिन गांव की शुद्ध हवा में रहकर ही आएंगे। मैंने कुछ दिनों के लिए माँ बाबूजी को गांव भेज दिया है। मैंने उनसे पूछा था कि माँ बाबूजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो भाभी ने मुझे बताया कि आप लोग पुष्पा मौसी के मकान में ही रहने वाले हो। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताईं कि मैंने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, राधिका ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगी, माँ कहाँ हैं पिताजी? तभी गोविंद प्रसाद जी राधिका को लेकर कौशल्या जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे लोगों के फटे पुराने कपड़े सिल रही थीं और गोविंद प्रसाद जी का इंतज़ार कर रही थीं। उन्हें देखते ही राधिका की आंखें आंसुओं के समुंदर में डूब गईं और रूंधे स्वर में राधिका बोली, माँ। माँ शब्द सुनकर कौशल्या जी की आंखें अचानक राधिका की ओर देखने लगी और उसे देखते ही गुस्से से बोली, क्या करने आई है हमारे पास? चली जा यहाँ से। तभी राधिका रोते हुए अपनी माँ से बोली, अपनी इस नालायक बेटी को बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ। गलती मेरी ही है जो मैंने भैया भाभी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया और उन पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी मैंने भैया भाभी को देकर विदेश चली गई। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूँगी तो आपको ऐसी हालत में देखूँगी। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाती हूँ
कि आप लोगों के ऊपर हुए एक एक जुल्म का हिसाब लूँगी। माँ, आप खुद से सोचिए, क्या आपकी बेटी राधिका आपके साथ कभी ऐसा कुछ कर सकती है? आपकी ये हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। इतना कहते हुए राधिका अपनी माँ की गोदी में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। राधिका ने अपनी माँ पिताजी को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में लेकर गई। वहाँ उन्हें भरपेट खाना खिलाया। फिर उसने अपनी बचपन की सहेली रानी को फ़ोन करके उस होटल में बुलाया। अपनी सहेली को राधिका ने सारी बात बताई। उसने अपनी माँ बाबूजी को रहने के लिए रोशनी के संग भेज दिया। रोशनी का इतना बड़ा घर देखकर गोविंद प्रसाद जी और कौशल्या जी हैरान रह गए। तभी राधिका बोली, माँ, पिताजी, आप यहाँ आराम से रहिए। सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर ले चलूँगी। आपके यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब आप मुझे सबसे पहले पूरी बात बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि भैया भाभी मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हैं। बेटा, क्या बताऊँ, तेरे जाने के बाद 1-2 साल तक तो बहू के बेटे का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद को बड़े ही खुश नसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हमें ऐसे बेटा और बहू मिले। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम चला कि तुम पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी करने के लिए अभी और 2-3 साल अमेरिका में रहने वाली हो, तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना और पिक्चर देखने में ही लगी रहती थी। बेटे को भी उसकी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वह भी हमेशा बहू का ही साथ दिया करता था और घर के सारे काम करने का जिम्मा केवल तेरी माँ का ही था। फिर गोविंद प्रसाद जी बोले, बेटा, चांदनी बहू हमसे रोजाना बदतमीज़ी करती थी और यदि तेरी माँ कुछ बोलती थी तो घर में तांडव मचा देती थी, और बेटे से कुछ कहो तो वह हमेशा यह कहकर बात टाल दिया करता था कि यह सास बहू के बीच की बात है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो देखा कि बहू बेटा घर से गायब थे। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं थे। हमने बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर ही अंदर कांप उठा था। शाम को जब वह दोनों घर लौटे तब हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते, उसने बोला, माँ, पिताजी, आप लोग आज से अभी से अपना सामान अपने कमरे में से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख दीजिए। आज से आप लोग हॉल में ही सोएंगे, क्योंकि आज से मेरी माँ और बाबूजी इस घर में ही रहेंगे। यह क्या कह रही हो तुम बहू? हम हॉल में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ बाबूजी तो कुछ दिनों के लिए ही आए होंगे। तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और कौशल्या जी, तुम तीनों एक कमरे में सो जाओ और मैं, तुम्हारे बाबूजी और बेटा राहुल, हम तीनों एक कमरे में अपने बेड पर ही सो जाएंगे। गोविंद प्रसाद जी बोले तो चांदनी बोली, मैंने कब कहा कि मेरे माँ बाबूजी कुछ समय के लिए आए हैं? यह उनका घर है, अब वे हमेशा के लिए यहीं रहेंगे और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। चांदनी ने गुस्से में कहा तो गोविंद प्रसाद जी बोले, बहू, तुम्हें मालूम है कौशल्या जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द रहता है। उसे ज़मीन पर नहीं लेटा जाएगा। वह सब मैं नहीं जानती। जल्दी से जल्दी कमरा खाली कर दीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं। आप लोग अपना इंतज़ाम खुद देख सकते हैं। इत्तेफाक की बात तो यह थी कि बेटा वहाँ खड़ा अपने माता पिता की अपमान देख रहा था और पिता अपने बेटे की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा था। बहू चांदनी की बात सुनकर कौशल्या जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा राधिका को फ़ोन तो लगाइए।
मुझे उससे बात करनी है। अब वही है जो अपने भैया भाभी को समझा सकती है। और राधिका बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर राधिका हैरान रह गई और बोली, लेकिन माँ बाबूजी, मेरे पास तो आपका कोई फ़ोन नहीं आया। अरे हाँ, याद आया, मेरा फ़ोन नंबर तो बदल गया था और इसके बारे में मैंने भैया भाभी को बताया था और उनसे कहा भी था कि आपको भी इस बात की खबर कर दें। फिर गोविंद प्रसाद जी बोले, लेकिन बेटा, हमें बहू और राहुल ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू बदल गई है और तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर कौशल्या जी बोली, बेटा, मैंने तेरे भाई को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार राधिका से बात करवा दो। इतना कहते ही चांदनी बहू भड़कते हुए बोली, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है जो बैठे बिठाए आपको रोटियां भी दें और फ़ोन पर बात भी कराएं। क्या आप लोग हर छोटी छोटी बात पर राधिका को फ़ोन लगाने की बात करते हो? वह वहाँ पढ़ाई करने के लिए गई है, कम से कम उसे तो सुकून से रहने दीजिए। और वैसे भी उन्हें सब मालूम है, उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी पापा को यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ माँ, मुझे भाभी ने यही कहा था कि वह अपने मम्मी पापा को हमारे घर लेकर आ रही हैं, क्योंकि उनकी मम्मी का पथरी का ऑपरेशन हुआ है और घर में ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि भाभी आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही हैं, तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देती। फिर कौशल्या जी नम आँखों से कहने लगीं, बेटा, बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं बचा था और हमने सोच लिया था कि यदि 2 रोटी खानी है तो बहू बेटे की बातें चुपचाप सहनी होंगी। बेटा, एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही करती थी। तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे चाचा चाची घर पर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज आप अच्छा सा खाना बना दीजिए। तो मैंने कहा कि कैसी निर्दयी बहू हो तुम। बहू, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारी सास बीमार है? तुम्हें तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम उसे काम बता रही हो। इतने पर समधन जी मुझसे कहने लगी कि आप बाज़ार जाकर इनके लिए दवाई ले आइए। दवाई खा लेंगी तो राहत भी मिलेगी और काम करने में मन भी लगेगा। और वैसे भी तबीयत ठीक हो या ना हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा, मुझे समधन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैंने गुस्से में कह दिया, आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर खाना बनाना इतना ज़रूरी है तो आप क्यों नहीं बना लेती हो? वैसे भी रिश्तेदार तो आपके ही आ रहे हैं। फिर कौशल्या जी बोली, बेटा, उस दिन जब तेरा भाई दुकान से रात को घर आया तो समधन जी रोने धोने का नाटक करने के लिए बैठ गई। उन्हें रोता हुआ देख राहुल ने पूछा, क्या हुआ है सासू माँ, क्यों रो रही है? तब बहू दोपहर में हुई बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया और कहने लगी, तुम्हारी माँ बाबूजी ने आज तो मेरी माँ का अपमान ही कर दिया। मैं पूछती हूँ, यह घर जब मेरा है तो क्या इस घर में रहने का अधिकार मेरे माँ बाबूजी का नहीं है? अरे, जब देखो तुम्हारे माँ बाबूजी मेरी माँ को खरी खोटी सुनाते ही रहते हैं। बेचारी अगर बीमार न होते तो क्या मैं उन्हें अपने घर लाती? अरे, मेरी बीमार माँ से तुम्हारे माँ बाबूजी खाना बनवाने के लिए बोल रहे थे। जैसे ही मेरी माँ ने खाना बनाने से इनकार किया तो तुम्हारी माँ बाबूजी उन पर टोंट कसते हुए बोले, जब घर में काम नहीं करना तो क्या बेटी के घर पर मुफ्त की रोटियां खाने के लिए पड़ी हुई हो? राहुल, आज तो तुम्हारे माँ बाबूजी ने सारी हदें पार कर दी। उस दिन तो राहुल ने हद ही कर दी। बहू की बातों में आकर उसने हमें घर से निकल जाने को कहा। उसने कहा, घर में रहना है तो चुपचाप करके सारे काम करें, वरना निकल जाइए हमारे घर से। बेटा, अगर बहू कुछ कहती तो फिर भी सहन हो जाता, लेकिन उस दिन तो ऐसा लगा
जैसे हमारे शरीर से प्राण ही निकल गए हों। उस दिन के बाद से बहू और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाते रहते। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं या तेरे पिताजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बना कर लाते और खा लेते। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सारी सहेलियां आई हुई थी। उस दिन बहू ने हमसे कहा कि रसोई में 20 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाज़ार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को कहा गया। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ पत्ते खेलने में व्यस्त हो गए। सब लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे पिताजी का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी चांदनी, तुम ही इन लोगों पर तरस खाकर घर में रखी हुई हो। अरे मैं तो कहती हूँ इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को घर से निकाल कर बाहर क्यों नहीं करती हो इन लोगों को। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। इन्हें घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का इस तरह बदला दे रहे हैं। जल्दी से अपना सामान समेटिए और चले जाइए यहाँ से। बेटा, दिल तो हमारा जब टूटा जब तेरे भाई ने हमारा सारा सामान उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। जब अपना बेटा ही ऐसा हो तो बहू से क्या उम्मीद रखें। यह सब बातें बताते हुए कौशल्या जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती, तेरे भाई ने रात के अंधेरे में हमें घर से बाहर निकाल दिया। यह भी नहीं सोचा हम दोनों बुढ़े बुढ़िया इतनी रात में कहाँ जाएंगे। पूरी रात हम दोनों ने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर काटी और रात भर हम दोनों यही सोच रहे थे, कहाँ जाएंगे अब हम। गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान का तूफान सहकर तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे थे। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सांस चढ़ने लगी थी। अब हम दोनों ने कहाँ जाते, कैसे खाते। इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए और भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगे। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँची बेटा। कौशल्या जी के पूछने पर राधिका ने कहा, माँ, आप लोगों को घर से निकालने के बाद भैया भाभी ने मुझे कहा कि आप लोग पुष्पा मौसी के पास गांव में चले गए हैं। और जब मैं कुछ दिनों के बाद उनसे पूछा कि माँ बाबूजी का कोई फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि आपका फ़ोन घर पर ही रह गया है और आप लोग गांव वालों के साथ चारों धाम की यात्रा पर गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात ज़रूर करते, यूँ बिना बताए ना जाते। इसीलिए जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई मैं जल्दी आप लोगों से मिलने के लिए भारत वापस आ गई। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी। जब आप लोगों से मिलने में गांव पहुंची तो पता चला कि आप लोग तो गांव कभी गए नहीं थे। गांव से लौट रही थी, इसीलिए यह माथा टेकने के लिए आ पहुंची और आप लोगों की ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो भैया भाभी को और उनकी माँ को मज़ा चखाना है। भैया भाभी को सबक न सिखाया तो मैं भी आपकी बेटी नहीं। ऐसा कहकर राधिका अपने घर लौट आई। जैसे ही घर पहुंची तो देखा दोनों माँ बेटी बैठी हुई चाय और पकौड़े का आनंद ले रही थीं। उसी समय चांदनी की माँ बोली, बेटी तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल तो दिया है, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए था कि वे लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने अपनी बेटी को सारी खबर कर दी तो हमारा क्या होगा।
रोशनी ने कहा, उन्हें अपनी बेटी का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे। आप निश्चित रहिए, वैसे भी उनके माँ बाप को हमने नहीं, उनके भाई ने घर से निकाला है। और वैसे भी उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आने में अभी बहुत टाइम है। तब तक तो वे दोनों बूढ़े बुढ़िया स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रहेंगे। और माँ, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, हंसते हुए चांदनी ने कहा। तभी भाभी की माँ बोली, लेकिन बेटा, अगर राधिका पूछेगी तो क्या बताओगी? फिर चांदनी ने कहा, माँ, जब तक आपके दामाद जी हमारे साथ हैं हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब राधिका वापस आएगी तब सोचेंगे कि क्या करना है। अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। यह बातें करते हुए वे दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं। तभी राधिका अंदर आ गई और देखते ही चांदनी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ठिठक कर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ बिटिया, तुझे सांप क्यों सूंघ गया? ऐसा कहते हुए चांदनी की माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दोनों मन ही मन में सोच रही थी कि कहीं राधिका ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। उसी समय राधिका हंसते हुए बोली, देखा, हैरान रह गई ना आप मुझे अचानक से देखकर? मैं आप दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसीलिए बिना बताए ही आ गई। राधिका की यह बात सुनकर चांदनी और उसकी माँ की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि राधिका ने उनकी बातें नहीं सुनी। तभी राधिका ने पूछा, भाभी, भैया कहाँ हैं? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे दीदी, अभी थोड़ी ही देर में ऑफिस से आते ही होंगे आपके भैया। अच्छा भाभी, ये बताइए मम्मी पापा कब तक आ रहे हैं चारों धाम की यात्रा से? अरे भाभी, तुम्हें पता है मैंने कब से बात नहीं की है मम्मी पापा से। वे दोनों ठीक तो है ना? चांदनी ने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लेते हुए कहा, दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मम्मी पापा बिल्कुल ठीक है और उनकी यात्रा कुछ समय में ही पूरी हो जाएगी तो वे घर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए जब तक आपके भैया भी आ जाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे ही राहुल ऑफिस से आया, राधिका ने अपने भैया भाभी के पास आई और बोली, भैया एक खुशखबरी है। माँ बाबूजी तो यहाँ पर हैं नहीं, अब आप दोनों मेरे साथ कुछ समय के लिए विदेश चलिए। आप लोग भी तो देखो आपकी बहन विदेश में कैसे रहती है। अरे मैंने आप दोनों का वीज़ा भी बनवा दिया है, मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली हैं। हम 2 दिन बाद अमेरिका के लिए निकलेंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, तब वे दोनों वापस आएंगे तब आप वापस लौटकर इंडिया आ जाना। अब तुम जल्दी से जल्दी अपनी पैकिंग करना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर भैया भाभी की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी के मारे उनके पैर ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। तभी चांदनी की माँ, जो ये सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, चांदनी बिटिया, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो फिर मेरा और तेरे बाबूजी का क्या होगा। देखिए माँ, इतने दिन आप दोनों को रखकर आपकी सेवा की है, अब आप वापस अपने घर चले जाइए। भला बेटी के घर माँ बाप भी कितने दिन तक रहेंगे। अब आपके कारण मैं विदेश जाने का मौका तो नहीं छोड़ सकती। माँ, आपको तो पता है बचपन से ही विदेश जाने के सपने देखा करती थी और अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन अपनी माँ और बाबूजी को उसने अपने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। राहुल ने भी अपने ऑफिस का सारा काम अपने कनीज को सौंप दिया था। जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी, राधिका अपने साथ अपने माँ बाबूजी को लेकर घर पहुंच गई, जहां दोनों भैया भाभी विदेश जाने की खुशी में पागल थे। वहीं सामने अपनी माँ बाप को देखते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मानो जैसे काटो तो खून नहीं। सामने अपने माँ बाप को देखते ही जैसे उनके मुंह पर तो ताले ही लग गए हों।
तभी राधिका ने अपने भैया भाभी से कहा, पहचाना इन दोनों को या नहीं? अरे आप लोगों की असलियत तो मुझे उसी दिन पता चल गई जब मैं विदेश से वापस आई थी, पर मुझे ये सारा नाटक भाभी के मम्मी पापा को भाभी के हाथों बेइज्जत करवा के निकलवाने के लिए करना पड़ा। अरे उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने मेरे माँ बाप को उन्हीं के घर से निकलवा कर जो दर्द दिया है, वही दर्द जब आज उन्हें मिला तो कैसा लगता है। भैया मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर आप माँ बाबूजी का ध्यान नहीं रख सकते थे या उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहते थे तो मुझे एक बार कह दिया होता, मैं उन्हें अपने साथ विदेश ले जाती। पर उन दोनों को घर से निकालने से पहले आपने एक बार तो सोचा होता। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया वह कहाँ जाएंगे? आपने तो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अरे ऐसा करने से पहले कहीं चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरे आप दोनों? अब निकलिए मेरे माँ बाबूजी के घर से। अकेले रहकर मज़े करना चाहते थे ना, तो जाइए इस घर से और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से मज़े से बिताइए। लेकिन यह घर मेरे माँ बाबूजी का है और यहाँ मेरे माँ बाबूजी ही रहेंगे। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का मतलब क्या होता है। तुमने मेरी माँ पिताजी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, खून के आंसू रुलाए तुमने उन्हें। अब तुम दोनों की भीख मांगने की बारी है। राधिका मुँह से ये सारी बातें सुनकर दोनों भैया भाभी माँ बाबूजी के पैरों में जा गिरे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। माँ हमें एक बार माफ़ कर दीजिए। मैं पता नहीं कैसे आपकी बहू की बातों में आ गया और ये गुनाह कर बैठा। अपने इस नालायक बेटे को एक मौका दे दीजिए। कभी कौशल्या जी बोली, बेटा तुझे हमने एक नहीं हज़ारों मौके दिए, लेकिन तुझ जैसी औलाद होने से तो भगवान माँ बाप को बिन औलाद ही रखे। जो अपनी बीवी के बहकावे में आकर अपने माँ बाप को आधी रात में घर से बाहर निकाल सकता है, ऐसे नालायक बेटे बहू को मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। तभी गोविंद प्रसाद जी अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा खींच कर देते हैं और कहा, निकल जाओ हमारे घर से। अब हमारा तुम्हारे संग कोई रिश्ता नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही बेटी है राधिका। हमें कभी भी अपनी ये मनहूस शकल मत दिखाना। आज दोनों बेटा और बहू अपने किए पर पछता रहे थे, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। इधर गोविंद प्रसाद जी और कौशल्या जी की शादी की सालगिरह पर अपने घर वापस लाकर उन्हें ये तोहफा दिया। माँ बाबूजी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपको आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपका है। अपनी बेटी का प्यार देखकर कौशल्या जी और गोविंद प्रसाद जी बोले, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। राधिका ने भी अब इंडिया में रहकर बड़े से अस्पताल में जॉब कर ली। कुछ समय के बाद उसके माँ बाबूजी ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। राधिका समय समय पर अपने माँ बाबूजी को देखने के लिए घर आती थी और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। इसी तरह राधिका और गोविंद प्रसाद जी, कौशल्या जी की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या राधिका ने अपने भैया भाभी को सबक सिखाने के लिए जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।